तो हम लोगों ने पहले क्लास में क्या पढ़ा था? 100 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हम लोगों ने देखा था। यानी बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे उन सभी को हमने देखा। ठीक है। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिहार संपादकीय समाचार को हम लोग पढ़ेंगे। यानी बिहार संपादकीय समाचार में बापू टावर से लेकर तीसरा एशियाई जल पक्षी गणना, बिहार में रामसर स्थल, ठीक है, सुशील मोदी जी के बारे में पढ़ेंगे, पटवा टोली से लेकर सभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो है ये पूरा टॉपिक जो है वो 3rd नंबर टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं सेशन को। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? बिहार संपादकीय समाचार। ये हमारा जो है आज का 2nd नंबर जो है टॉपिक रहने वाला है, बिहार संपादकीय समाचार। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो थोड़ा इसे हम जूम करते हैं, और अगर पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हम रोजाना वीडियो को डाल सकें। तो हमारा सीधा सा प्रश्न बन रहा है बापू टावर से संबंधित। ठीक है। तो हम लोग जो है बापू टावर के बारे में सबसे पहले जानते हैं, बापू टावर के बारे में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया। ठीक है। यानी महात्मा गांधी पर जो समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया वो कब किया गया? हम सभी जानते हैं कि ये जो किया गया है ये 2 अक्टूबर को किया गया है। क्योंकि तिथि याद रखना है, इसलिए आपको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तिथि जो है हमको याद रखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला सीधा सवाल यही पूछेगा कि बापू टावर का अनावरण कहाँ किया गया? तो बापू टावर का अनावरण 2 अक्टूबर 2024 को पटना के पटना म्यूजियम में किया गया है, जो बिहार की राजधानी है। और किसने किया? तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का जो है लोकार्पण जो है किया गया, जो देश का सबसे बड़ा टावर है, बापू टावर। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट इसके होने वाले हैं। तो तथ्य में अगर बात करें, यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है। यह जो भवन बना है बापू टावर, ये कितने एकड़ पर बना है? तो 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। और ये जो भवन है वो कहाँ है? तो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 102 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 102 फीट इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बापू टावर की ऊंचाई कितनी है? तो 102 फीट ऊंचाई है। और यह शुभंकर भवन है, और इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। यानी सबसे पहले ये कैसा भवन है? शुभंकर नहीं है, शंकुकार है, माफ कीजिएगा। ये जो है शंकुकार भवन है। कैसा जो है भवन बनाया गया है? तो शंकु के आकार का, यानी शंकु का आकार हम जानते हैं कि ये शंकु का आकार होता है। तो ये जो भवन बनाया गया है ये शंकु का आकार का भवन बनाया गया है, और इसके बगल में जो है आयताकार भवन भवन बनाया, और शंकु के आकार के बगल में ही आयताकार भवन बनाया गया है, जो G+6 भी शामिल है। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न क्या बने कि ये जो भवन बना है वो कितने एकड़ में बना है? तो पहला क्वेश्चन यही है कि 7 एकड़ में ये भवन बना है। क्योंकि अब जो भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको स्टेटमेंट वाइज रहेगा। ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और ये इन सभी स्टेटमेंट के रूप में इन सभी को जो है दिया हुआ रहेगा। और उसके बारे में अगर क्वेश्चन के बारे में आपको अगर डीप ज्ञान है तभी आप जो है बीपीएससी का पीटी जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अब पूछने का जो पैटर्न है वो बदल गया है, सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले बापू टावर के बारे में अगर बात करें तो ये 2 अक्टूबर 2024 को जो है बापू टावर का लोकार्पण नीतीश कुमार ने किया। कहाँ किया? तो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है बापू टावर। ठीक है। ये जो है पटना के गर्दनी बाग में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 102 फीट है। ठीक है। 102 फीट है, यानी अगर ये लगभग में 102 फीट है, अगर एक्यूरेट अगर आपसे डाटा पूछे तो 101.87 फीट है, याद रखना है। क्योंकि हो सकता है कि मतलब जो है एक्यूरेट डाटा भी पूछे, तो 101.87 फीट है एक्यूरेट डाटा। और यह जो है शंकु आकार का भवन है। कैसा है? तो शंकु आकार का भवन है, और इसके बगल में एक जो है आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। नोट क्या है? नोट कह रहा है कि विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई जो 120 फीट बताई गई। विभिन्न समाचार पत्रों में जो है बापू टावर की ऊंचाई कितनी बताई गई है?
120 फीट बताई गई है, लेकिन सही कितना है, 102 फीट है। यानी अगर हम परफेक्ट की बात करें तो 101.87 फीट है। ठीक है, 101.87 फीट। तो आपको जो है समाचार पत्रों में 120 फीट बताया गया है, तो इसको भी नॉलेज रखना है। इसके निर्माण पर कुल जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, तो इसके निर्माण पर जो कुल खर्चा हुआ 130 करोड़ खर्चा हुआ। समझ में आया? यानी इसके निर्माण पर जो है कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, बापू टावर की ऊंचाई 102 फीट यानी 101.87 फीट है। ठीक है, और इन पे जो है 130 करोड़ रुपए खर्च हुए इसे जो है इसे बापू टावर को बनाने में। अगर हम बात करें तो यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं और उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार में उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया है। यानी यहाँ बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं को दर्शाया गया है, उनके विचार को, उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था उनकी क्या भूमिका रही। ठीक है, और बिहार से उनके क्या कैसे लगाव थे, और बापू के आदर्शों को जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है बापू टावर में। और इसके साथ ही बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। यानी बापू टावर के साथ साथ बापू टावर जो है वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई है। यानी बापू टावर के जो बनाया गया है उसके बाहरी सतह पर किसकी परत चढ़ाई गई है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि तांबे की परत जो है चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का जो मुखौटा इंद्रधनुष रंग से एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को जो है बढ़ाता है। टावरों के पांचों रैंप की अगर हम बात करें, टावर में कितने रैंप है, तो टावर में जो है पांच रैंप है। पहला रैंप क्या है, तो पहला रैंप है गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि। यानी पहला रैंप में जो है गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह इत्यादि को दर्शाया गया है। सेकेंड रैंप है द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। यानी दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें भारत पर क्या असर पड़ा था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था उसमें बिहार की क्या स्थिति रही उसके बारे में दिया गया है रैंप 2 में। ठीक है, रैंप 3 क्या है हमारा है कि गांधी जिन्ना और वार्ता, यानी गांधी और अली जिन्ना के बीच वार्ता, शिमला सम्मेलन और नोआखली यात्रा, इन सभी पे जो है चर्चा है रैंप 3 में। रैंप 4 क्या है, तो बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी और माउंट बेटन गांधी मुलाकात। यानी बिहार में गांधी, ठीक है, प्रार्थना सभा में गांधी जी थे शामिल, और माउंट जो बेटन योजना था उसमें गांधी की मुलाकात, यानी माउंट बेटन के साथ जो है गांधी जी की मुलाकात की चर्चा रैंप 4 में है। और रैंप 5 में जो है गांधी जी की एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी की एक आइकन इत्यादि। यानी गांधी जी जो है क्या है, प्रेरणा स्रोत है और गांधी जी की एक आइकन है। इन सब का जो है जिक्र रैंप 5 में किया गया। यानी 5 टोटल रैंप है और पांचों रैंप को याद रखना है। पहला रैंप क्या है, गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह पहला में ही। ठीक है, अब बिहार में बना है तो बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले रैंप में है। सेकेंड रैंप में क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का भारत असर, यानी दूसरा वर्ल्ड वार में भारत पर क्या असर रहा और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बिहार। थर्ड रैंप है गांधी और जिन्ना के बीच वार्ता, शिमला सम्मेलन और नोआखली यात्रा इत्यादि पर चर्चा। रैंप 4 में है बिहार में गांधी, प्रार्थना सभा में गांधी जी और माउंट बेटन से गांधी की मुलाकात। और रैंप 5 जो है हमारा गांधी जी की एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी की एक आइकन इत्यादि की चर्चा है। तो हमने बापू टावर के रैंप हमने देख लिया। ठीक है, अब जो हम लोग बापू टावर से संबंधित जो भी था जनरल नॉलेज हमने देखा, अब जो हम लोग देखने वाले हैं तीसरा एशियाई जल पक्षी गणना जो 2024 में हुआ, इससे संबंधित जो है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नॉलेज का सोर्स क्या है, ये जो करंट अफेयर का सोर्स है डाउन टू अर्थ। तो देखिए सबसे पहले क्या है पॉइंट कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, कौन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने
तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की जो है रिपोर्ट जारी की। किसने जारी की है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो याद रखना है कि प्रेम कुमार है। ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रेम कुमार। इन्होंने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना जारी की। तीसरी एशियाई जो है जल पक्षी गणना 2024 की एक रिपोर्ट जारी की। इन्होंने बताया कि यह जो 28 जिलों के 84 जो है आर्द्र भूमि में सर्वे किया गया था। यानी जो ये सर्वे किया गया था वो कितने जिलों में? तो 28 जिलों में सर्वे किया गया था और 84 आर्द्र भूमि में जो है सर्वे किया गया था। इसके जो है कुछ प्रमुख बिंदु हैं। प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करें तो प्रमुख बिंदु क्या है? तो देखिए, पहला बिंदु है कि बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली हैं। यानी जी ये रिपोर्ट जारी हुआ तो उसमें पता चला कि बिहार में जो है जल पक्षियों की कितनी है प्रजाति। तो याद रखना है कि बिहार में जो है जल पक्षी की प्रजातियों की संख्या कितनी है? तो 237 जो है जल पक्षी प्रजाति मिली, 237। इनमें 19 प्रजातियां संकटग्रस्त है और 237 टोटल मिला है 237। और 237 में अगर हम बात करें जिनमें से 19 प्रजातियां जो है क्या है? संकटग्रस्त है। ठीक है, 19 प्रजातियां क्या है? तो जो है संकटग्रस्त है। यानी अब जो 218 प्रजातियां जो है मतलब वो ठीक है। यानी इसमें से 237 में से जो है 218 ठीक है, बाकी जो है उनमें से 19 प्रजातियां हैं जो क्या है? संकटग्रस्त है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। यानी बिहार में कितनी पक्षियों की संख्या पाई गई है? तो पक्षी गणना हुआ है जिसमें 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। और ये पक्षियां जो है कितनी प्रजातियों में है? तो 237 प्रजातियों में है, जिसमें 19 प्रजातियां जो है संकटग्रस्त है। कुछ संकट जो है ग्रस्त प्रजातियां में कौन कौन है? तो याद रखना है ये संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। तो देखिए, एक है ग्रेटर एजुटेंट, फिर कॉमन पोचार्ड, फिर सारस क्रेन, ठीक है, और फिर काली टोपी वाली किंग फिशर, फिर फाल्केटेड डक। और ये सभी पक्षियां जो है क्या है? तो संकटग्रस्त है। तो कौन कौन है? ग्रेटेड एडुजेटेंट, कॉमन पोचार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाली किंग फिशर और फाल्केटेड डक। ये सभी जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्र भूमि में प्रदूषण से खतरे में है। यानी ये जो प्रवासी पक्षी कृषि जो विस्तार है वो अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्र भूमि में प्रदूषण से खतरे में है। ये सभी जो है प्रदूषण से खतरे में है। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। यानी इसके साथ साथ क्या क्या बताया गया है? तो पक्षियों की संख्या के अलावा उनके आवास, उनके रहने का और उन पर जो है खतरे का भी जो है आकलन किया गया है। अब हम देख लेते हैं बिहार में रामसर स्थल के बारे में। यानी बिहार में जो है रामसर स्थल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है पॉइंट कि बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थल में जो है शामिल किया गया है। कौन कौन सा? नागी और नकटी को जो है 2 आर्द्रभूमि स्थल है बिहार में। कौन कौन सा है? तो नागी है और नकटी है। नागी नकटी को जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है ये बिहार के। अब जो है बिहार में वर्तमान में अगर हम बात करें तो अब बिहार में जो है 3 रामसर साइट है। कितने रामसर साइट है? तो 3 रामसर साइट है। यानी अब बिहार में कितने हैं कुल हो गए हैं? तो 3 रामसर जो है स्थल शामिल हो गए। तो आइए जानते हैं नागी वेटलैंड के बारे में सबसे पहले। ठीक है, नागी वेटलैंड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। ये जो नागी वाला है ये कहाँ है? जमुई जिला में है, जो झाझा वन रेंज में स्थित है। ये कहाँ है? तो झाझा वन रेंज में स्थित है। तो सबसे पहले नागी के बारे में पूछेगा। बिहार में रामसर स्थल कितने हो गए? तो 3 है। ठीक है, और हम बात करें नागी की तो नागी कहाँ है? तो नागी जो है जमुई जिला में। नागी जो कहाँ है? नागी वेटलैंड जो है नागी रामसर ये जमुई में है। और ये जो है एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। इस पक्षी अभयारण्य का जो है निर्माण किसने किया? तो मानव ने जो है निर्माण किया, जो झाझा वन रेंज में स्थित है। कहाँ पे है? झाझा वन रेंज में जो है स्थित
है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का निर्माण किया गया था। यानी जो इसका निर्माण किया गया था वो किस नदी पर किया गया है, तो नागी वेटलैंड जो है नागी नदी पर है, ठीक है। और नागी नदी पर ही बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का जो है निर्माण किया गया था। और यह जो है 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो वेटलैंड है वो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो 791 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है नागी, ठीक है। तो नागी नदी जो है नागी नदी पर है नागी वेटलैंड, और ये जो है 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जमुई जिला में है, ठीक है, झाझा वन रेंज में स्थित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि एशिया जल पक्षी जनगणना AWC 2024 2023 के अनुसार यहाँ जो है 7,844 पक्षी जो है देखे गए यहाँ पे, यानी नागीओला में जो नागी वेटलैंड है यहाँ पर। यानी एक रिपोर्ट आया था AWC 2023, ठीक है, तो उसके अनुसार बताया गया है कि यहाँ जो है 7,844 जो है पक्षी देखे गए हैं। 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में जो है शामिल किया गया था। यानी इसे जो है कब शामिल किया गया, तो 1984 में जो है वेटलैंड के रूप में शामिल किया गया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसे कब शामिल किया गया, तो इसे जो है शामिल किया गया था 1984 में। इसे 1984 में जो है शामिल किया गया था वेटलैंड के रूप में, ये भी याद रखना है। इसे जो है वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में कब शामिल किया गया था, तो पक्षी अभयारण्य के रूप में इस वेटलैंड को नागी को 1984 में जो है पक्षी अभयारण्य के रूप में शामिल किया गया था। अब आइए जानते हैं नकटी वेटलैंड के बारे में हम लोग, ठीक है। तो नकटी वेटलैंड के बारे में हम लोग जो है समझते हैं। तो नकटी वेटलैंड भी कहाँ है, तो देखिए नागी भी वही है और नकटी भी कहाँ है, वही है, ठीक है। और नकटी भी कहाँ है, तो जमुई जिला में ही है स्थित है। और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है, यानी यह भी जो है मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। और यह जो है 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नागी वाला बड़ा है और ये जो है 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हमने देखा था कि ये जो था 791 हेक्टेयर में फैला हुआ था, और नकटी वाला जो है वो 333 हेक्टेयर में फैला है। ये भी जो है जमुई जिला में स्थित है और ये भी मानव निर्मित है। दोनों मानव निर्मित है, याद रखना है, ठीक है। और इसमें एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC के अनुसार, यानी जो पक्षी जनगणना किया गया था AWC के अनुसार, तो इसमें अगर हम बात करें तो AWC के अनुसार जो है यहाँ पर 6,938 जो है पक्षी पाए गए हैं। यानी यहाँ पे कितने पक्षी पाए गए हैं, तो 6,938 जो है पक्षी यहाँ पाए गए हैं AWC के अनुसार। यानी एशियाई जो है जल पक्षी जनगणना के अनुसार यहाँ पे 6,938 जो है पक्षी पाए गए हैं नकटीवाला में। नागी बड़ा है, नकटी छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ जो है लुप्त प्राय भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमम इंडिकस, यानी एक जो है लुप्त प्राय हाथी भी है जिसका नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, और एक संकटग्रस्त देशी जो है क्रेड फिश यानी वाल्गो अटू सहित विश्व स्तर पर जो है संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे जो है एक हाथी की बात हुई है और एक जो है क्रेड फिश है, ठीक है। और ये जो है संकटग्रस्त प्रजातियां पाई गई है यहाँ पे। 1984 में इसे जो है आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में जो है नामित किया गया था। यानी नकदी को कब किया गया था, तो नकदी को भी कब 1984 में ही किया गया था, और इसे भी 1984 में ही किया गया था। तो नकदी और नकटी दोनों जमुई जिला में है और दोनों को 1984 में जो है पक्षी अभयारण्य के रूप में जो है मान्यता मिला था, यानी नामित किया गया था। और तीसरा अगर हम बात करते हैं रामसर के बारे में, तो एक बेगूसराय जिले में कांवर झील है जो 2020 में पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। तो याद रखना है कि कांवर झील को कब जो है नामित किया गया था रामसर स्थल के रूप में, तो ये किया गया था 2020 में। और ये बिहार का जो है पहला रामसर स्थल है बेगूसराय का कांवर झील, ठीक है। तो कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, और ये कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। बेगूसराय में कांवर झील, याद रखना है। अब 3 रामसर स्थल है, बेगूसराय वाला कांवर झील और नागी और नकटी, और ये दोनों जो है जम्मू जिले में। अगर हम बात करें कांवर झील जो है बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी जो है गोखुर झील है। तो ये जो कांवर झील है वो किस नदी के किनारे है, तो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है।
और यह जो है एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील है, यानी ऑक्स बो लेक है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील कौन सी है? तो ये बूढ़ी गंडक नदी से बनी कांवर झील। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं श्री सुशील मोदी जी के बारे में। ठीक है, और ये जो सोर्स क्या है, तीनों ने सोर्स का नाम दिया है दैनिक भास्कर और जो है हिंदुस्तान से इन्होंने ये बताया है। तो देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से जो है पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को जो है निधन हो गया। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, हम सभी जानते हैं कि ये जो सुशील मोदी जी थे ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनका जो सुशील मोदी जी का जो निधन हुआ है वो किसके कारण हुआ है? तो कैंसर के कारण हो गया। कैंसर से पीड़ित थे, होने के कारण इनका जो निधन हो गया 13 मई 2024 को निधन हो गया। ये याद रखना है, कब निधन हुआ? तो 13 मई 2024 को जो है निधन हो गया, 13 मई को। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था, यानी 5 जनवरी 1952 को जो है पटना में हुआ था इनका जन्म। और वे जो थे 1990 में पहली बार पटना में सेंट्रल यानी अब कुम्हार से विधानसभा के लिए चुने गए थे। यानी वो जो है 1990 में, कब? 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, यानी जो अब पहले पटना सेंट्रल था अब कुम्हरार हो गया। ठीक है, अब कुम्हरार जगह हो गया, वहीं से ये जो है विधानसभा के लिए चुने गए थे सुशील मोदी जी। कहाँ से? कुम्हरार से जो है ये विधानसभा के लिए चुने गए थे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। वे 2024 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। और ये लोकसभा के लिए कहां से चुने गए थे? तो 2004 में लोकसभा के लिए जो है भागलपुर से चुने गए थे, ये भी याद रखना है। तो विधानसभा के लिए जो है कहां से चुने गए थे? कुम्हरार से चुने गए थे सुशील मोदी जी 1990 में। और 2004 में जो है ये लोकसभा के भी सदस्य बनते हैं 2004 में। और ये किस लोकसभा क्षेत्र से? तो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से सदस्य बनते हैं। और वे जो है 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। और ये बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? तो 2005 में जो है ये बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। यानी अगर बात करें तो 2005 से 2013 तक को, 2017 से लेकर 2020 तक ये जो है उप मुख्यमंत्री रहे। यानी कब से कब तक? तो 2005 से 2013 तक रहे उप मुख्यमंत्री। ठीक है, और फिर 2017 से लेकर 2020 तक जो है ये उप मुख्यमंत्री बिहार के रहे। फिर इन्हें जो है दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुना गया। यानी सुशील मोदी जी को जो है 2020 में किसके लिए चुना गया था? तो 2020 में जो है राज्यसभा के लिए इन्हें चुना गया। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो है महासचिव थे। यानी ये 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र के महासचिव थे। और उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष भी लालू प्रसाद यादव थे। और उस समय जो है छात्र संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो थे छात्र संघ के अध्यक्ष जो थे लालू प्रसाद यादव थे। और ये जो थे छात्र संघ के महासचिव थे सुशील मोदी जी, और अध्यक्ष थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक भी लिखी है। यानी लालू लीला जो है पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो लालू लीला पुस्तक किसने लिखी है? तो लालू लीला जो पुस्तक लिखी गई है लालू प्रसाद यादव पर लिखा गया है। और किन्होंने लिखा है? तो सुशील मोदी जी ने लालू लीला नामक जो है पुस्तक लिखी है। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विधान परिषद के अखिल भारतीय महासचिव भी रहे हैं। यानी ये जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव भी 1983 से 86 तक रहे। और आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार जो है गिरफ्तार किया गया। और ये आपातकाल के दौरान इन्हें कितनी बार? तो 5 बार जो है गिरफ्तार किया जा चुका था। और इनके कुछ प्रकाशित जो है पुस्तकें भी हैं। अगर हम प्रकाशित पुस्तक की अगर बात करें तो कौन कौन सा है? क्या बिहार भी असम बनेगा? क्या बिहार भी असम बनेगा? ये इनकी जो है पुस्तकें हैं, प्रकाशित पुस्तकें। ठीक है, क्या बिहार भी असम बनेगा? और आरक्षण। ठीक है, इनकी जो है कुछ प्रकाशित पुस्तकें में क्या बिहार भी असम बनेगा और आरक्षण जो है इनकी पुस्तकें हैं। अब आइए जानते हैं पटवा टोली के बारे में। ठीक है,
पटवा टोली क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो पटवा टोली का सोर्स क्या है, तो इकोनॉमिक जो है टाइम्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम्स ये सोर्स है, माध्यम से ये जो है बताया जा रहा है आपको करंट अफेयर। तो देखिए, बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव, बिहार के गया स्थित जो है पटवा टोली गांव, वहाँ आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर से हो गई। यानी बिहार के गया में स्थित है पटवा टोली गांव, यहाँ पे एक पटवा टोली गांव है, पटवा टोली गांव है, और ये पटवा टोली गांव पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, तो ये गया में स्थित है पटवा टोली, ठीक है। और ये यहाँ जो है आईआईटी फैक्ट्री के नाम से, इस पटवा टोली गांव को क्या कहा जाता है, आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गया है पटवा टोली गांव। तो पटवा टोली गांव कहाँ है, बिहार में है, और ये जो है आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जो है पटवा टोली गांव मशहूर हो गया है। इस गांव में लगभग हर घर से आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। यानी इस गांव से अगर बात करें तो हर घर से, यानी हर घर से आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र, यानी हर घर से आईआईटी परीक्षा को पास किया है, इसलिए जो है ये पटवा टोली गांव जो है प्रसिद्ध है बिहार के गया का। गांव के पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जो थे जितेंद्र पटवा ने गांव को जो है प्रेरित किया था। यानी आखिर जो था, कोई तो व्यक्ति होगा जो पहला होगा, तो देखिए जितेंद्र पटवा हैं, जितेंद्र पटवा हैं, उन्होंने गांव को प्रेरित किया था, ये पहले आईआईटीएन छात्र थे उस गांव के। और वृक्ष वेद संस्था से छात्रों की मदद मिल रही है, और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए जो है मुफ्त शिक्षा जो है प्रदान की जा रही है, और निःशुल्क जो है पुस्तकालय भी खोला गया है यहाँ पे। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार भी मिला है। यानी पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है वीवर्स ऑफ होप, ठीक है, वीवर्स ऑफ होप, इसको जो है यूनेस्को पुरस्कार भी मिला है। फिल्म का जो निर्देशक है सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से जो ही ये किया गया है निर्देशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब हम देख लेते हैं पटवा टोली गांव के बारे में हमने समझा क्या है। अब देखते हैं सार्वजनिक जो है परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम जो है 2024, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। तो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 क्या है, जो अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए जो है ये सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 आई थी, तो इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, ठीक है, इसका सोर्स क्या लिया गया है, तो बिहार विधानसभा ही लिया गया है। तो देखिए, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे जो है लागू किया गया है बिहार में, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर जो है समनीय होंगे। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई जितने सारे अपराध हैं वो सभी क्या हैं, तो सभी जो है संज्ञेय हैं और गैर जमानती, इसमें जो है जमानत नहीं मिलेगा, और जो है गैर समनीय है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3-5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर अनुचित साधनों से अपराध करता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदान फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए की जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। और जो सेवा प्रदाता फर्म के निर्देशक हैं और जो वरिष्ठ प्रबंधक या प्रभारी व्यक्ति होंगे उन्हें 3 से 10 साल की कैद होगी और 1 करोड़ रुपए का जो है जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे वो। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है तो संगठित अपराध करता है तो उसे जो है 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए की जो है जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यानी कोई अगर संस्था जो है इसमें शामिल होता है तो उसको 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। और कोई जो है उसमें काम करता है, ठीक है, कोई डायरेक्टर है और वो ये जो है परीक्षा का धांधली करता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है। और कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, जो
परीक्षा के लिए कोई माध्यम का जो है प्रयोग करता है कोई स्टूडेंट, तो उसे 3 से 5 साल की सजा और जो है 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उसमें जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। यानी कोई भी संस्था संगठित, यानी कोई भी संस्था संगठन की बात हो रही है जो अपराध करने में अगर शामिल है तो उसकी जो है पूरी संपत्ति यानी कुर्क जब्त कर दी जाएगी। ठीक है, कुर्क और जब्त की जाएगी और उसमें जो भी जांच होगी वो अनुपातिक खर्च पर वसूला जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि किसी भी अपराध की जो जांच है वो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी जो है इस अपराध को जांच नहीं कर सकता। यानी अच्छे अधिकारी, अच्छे रैंक वाले अधिकारी ही करेंगे इसकी जांच। नेक्स्ट हमारा है बिहार फिल्म जो है प्रोत्साहन नीति 2024। ठीक है, ये है सोर्स IPRD बिहार। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं हम बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के बारे में। तो इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए जो है प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को जो है प्रोत्साहित करना है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति। ठीक है, अगर इसकी महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें कि इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो देखिए पहला बिंदु क्या है कि फिल्म निर्माता के लिए जो है एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना। पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान भी है। जैसे में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो। इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम जो है 50% शूटिंग दिवस राज्य में होना चाहिए। कम से कम जो है 50% शूटिंग का होना चाहिए, बिहार राज्य में होना चाहिए। 2.5 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में होने चाहिए। दूसरी फिल्म की शूटिंग के अनुदान की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दूसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है 2.75 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम जो है 50% शूटिंग दिवस राज्य में होना चाहिए। ठीक है, और 3 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो उसमें न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस जो है कहाँ होना चाहिए, तो राज्य में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा कि तीसरा फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान कैसा है, तो देखिए इसमें कि 3.5 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो उसमें जो है न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में होना चाहिए। और अगर हम बात करें चौथा, तो मतलब चौथा में ही तो 4 करोड़ रुपये की अगर हो तो 25% जो भी कम हो, ठीक है, तो उसमें जो है न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस कहाँ पे होना चाहिए, राज्य में होना चाहिए। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका इत्यादि का अनुदान जो है अधिकतम 50% होगी और हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए जो अनुदान अधिनियम 25% होगी। यानी जो है 50% आपको पैसा गवर्नमेंट देगी और अगर आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए करते हैं तो 25% गवर्नमेंट देगी। ठीक है, बाकी अगर भोजपुरी और मैथिली भाषा और मगही और अंगिका और बज्जिका की है तो ये 50% देगी अनुदान और हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो है 25% देगी। कुछ और प्रमुख पॉइंट में है कि राज्य में जो है टीवी धारावाहिक शो के लिए सब्सिडी भी है। ठीक है, अगर राज्य के लिए क्या है 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत का 25%, यानी जो भी फिल्म का 50 लाख तक है या जो भी फिल्म का जो है उसका 25% जो भी कम हो। ठीक है, और राज्य के अंदर जो है न्यूनतम जो है कम से कम 45 दिवस की शूटिंग होनी चाहिए राज्य में, तभी वहां मिलेगा सब्सिडी। नेक्स्ट हमारा है कि 1 करोड़ या कुल निर्माण लागत का 25%, यानी 1 करोड़ की हो फिल्म या उसका जो है पूरा फिल्म का 25% जो भी हो। ठीक है, और तो उसके अंदर जो है न्यूनतम कितने, तो उसके लिए जो है कम से कम 90% दिवस की शूटिंग क्या होनी चाहिए, बिहार में होनी चाहिए, तभी सब्सिडी मिलेगा। OTT भी के लिए भी है, OTT यानी ओवर द टॉप के लिए भी सब्सिडी यहाँ पे शामिल है। यानी 2 करोड़ है और पूरी लागत का फिल्म का 25%। ठीक है, और कम से कम शूटिंग कितना होना चाहिए, तो शूटिंग दिवसों का जो न्यूनतम जो 50% राज्य में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 3 करोड़ हो या 25% तो पूरी लागत का, तो कम से कम न्यूनतम कितना होना चाहिए, 70% होना चाहिए। और हर वर्ष रोचक एवं तकनीक उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्म के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगी।
यानी प्रोत्साहन करने के लिए बिहार राज्य सरकार जो है फिल्म पुरस्कार भी देगी। और स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, यानी जो भी स्थानीय कलाकार है उसको जो है कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो उसको जो है अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। ठीक है, इसके तहत जो है युवाओं को 2 लाख रुपया मिलता है। तो ये सोर्स क्या है, तो IPRD बिहार ही सोर्स है इसका। तो देखिए, जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए और इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई। यानी जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से क्या पाए गए, गरीब पाए गए। 94 लाख से अधिक परिवार, इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के लिए जो उद्देश्य बिहार लघु जो है उद्यमी योजना जो है लाई गई। योजना का जो है उद्घाटन किया गया, वो कब किया गया, तो 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। तो ये लघु उद्यमी योजना का उद्घाटन कब किया गया, 5 फरवरी 2024 के द्वारा जो है ये किया गया है। इसकी कुछ प्रमुख बिंदु भी हैं, क्या क्या है, तो देखिए, योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में 250 करोड़ रुपए और 2024 में 1000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है। यानी जब 2023-24 के लिए जो 250 करोड़ रुपए का अनुदान था और 2024 में जो है ये पैसा 1000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जिसमें हर युवा को जो है 2 लाख रुपए मिलते हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को जो है स्वरोजगार के लिए अधिकतम जो है 2 लाख रुपए तक का जो है अनुदान दिया जाता है। यानी योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वरोजगार के लिए जो है अधिकतम कितने रुपए, तो 2 लाख रुपए तक का जो है अनुदान दिया जाता है। यानी 2 लाख रुपए का जो है अनुदान दिया जाता है और यह राशि जो होती है वो 3 किस्तों में दी जाती है। कितने किस्तों में दी जाती है, तो 3 किस्तों में दी जाती है। प्रथम किस्त है परियोजना का 25%, दूसरा किस्त है परियोजना का 50% और तीसरा किस्त है परियोजना का 25%। यानी पहले जो है अगर 2 लाख का 25% मिलेगा, फिर जो है 50% मिल जाता है, फिर उसके बाद जो है 25% दिया जाता है। यानी 2 लाख की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2 लाख में 2 लाख का जो है मिलेगा आपको 25,000, फिर उसके बाद आपको मिलेगा कितना, 50%। अगर हम बात करते हैं पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले मिल जाता है कितना, 25,000, फिर उसके बाद मिलता है शायद 1 लाख, या पहले हाँ सॉरी 50,000 पहले मिलता है, ठीक है, फिर उसके बाद मिल जाता है 1 लाख और तीसरे किस्त में जो मिलता है फिर उसके बाद जो है 50,000 मिल जाता है। तो याद रखना ये 3 किस्त में दिए जाते हैं, ठीक है। पहला किस्त में 50,000 दिया जाता है, तो पहला जो किस्त है 50,000 उसमें प्रथम किस्त होता है जो परियोजना का 25% मिलता है, जो भी आपकी परियोजना है धंधा करने का। फिर उसके बाद जो है 1 लाख दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है अंतिम में जो 50,000 बच जाता है उसको दे दिया जाता है। और ये जो राशि मिलती है वो केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाता है। और आवेदन की जो तिथि है वो कम से कम कितना से कितना है, 18 से 50 वर्ष तक के बीच जो है आवेदन की तिथि रखी गई है। और लाभुक की पारिवारिक आय जो है प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए और लाभुक की जो है प्रति माह कितना होना चाहिए, कम से कम 6,000 से कम होना चाहिए। अब समझते हैं नीतीश डिवाइस क्या है, ठीक है। नीतीश डिवाइस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका सोर्स क्या है, तो दैनिक भास्कर ही इसका सोर्स है। तो पहला पॉइंट क्या है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी नीतीश नामक एक जो है उपकरण पेश किया है। तो किसने पेश किया है, तो IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव जो है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नामक एक उपकरण पेश किया है। तो नीतीश का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। नीतीश डिवाइस क्या है, नीतीश डिवाइस, तो N फॉर नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरफेरेंस फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है पटना के IIT के। अगर नीतीश की बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है, तो देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या है। पहला है कि यह एक जो है पेंडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ता को जो है ध्वनि संदेश के माध्यम से संचेत करता है। यानी सबसे पहले यह जो है उपकरण एक पेंडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ता को जो है ध्वनि संदेश के माध्यम से संचेत करता है। और यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात और हीट वेव और शीतलहर के बारे में भी सचेत करता है। यानी यह जो उपकरण है वो किसके लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए, वज्रपात, हीट वेव और शीतलहर के बारे में भी सचेत करता है।
और यह जो है भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। सबसे पहले कि यह जो है किसके लिए नहीं बना है, भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। बना है किसके लिए, बाढ़ के बारे में, सूखा के बारे में, वज्रपात के बारे में, हीट वेव और शीतलहर के बारे में सचेत करने के लिए, किसानों के लिए बना है। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ता को ध्वनि अलर्ट भेजता है, यानी कोई भी घटना होने वाली होती है तो उससे पहले जो है यह क्या भेजता है, ध्वनि अलर्ट भेजता है। और यह उपकरण जो है 3 तरीके से अलर्ट करता है। यह उपकरण कितने तरीके से अलर्ट करता है, तो 3 तरीके से। सबसे पहले ये तो है वॉइस मैसेज भेजता है, फिर इसका रंग हरे से लाल हो जाता है, और डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद ना कर देना चाहिए। यानी ये डिवाइस जो होती है ये सबसे पहले वॉइस मैसेज भेजता है, और इसका जो रंग होता है वो हरे से लाल हो जाता है। हरे से इसका रंग हरे से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और ये तब तक चेतावनी देगी जब तक इसका जो उपयोग करता है इसे बंद नहीं कर देता। ठीक है, और यह जो डिवाइस है शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। और यह डिवाइस किससे चार्ज होता है, तो शरीर की गर्मी से चार्ज होता है। ये अच्छा डिवाइस है। यह डिवाइस कैसे चार्ज होता है, चार्ज करने की भी झंझट नहीं है, शरीर के टेम्परेचर से चार्ज हो जाता है। अब आइए जानते हैं हम जो पिछले साल आया था बिहार इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। ठीक है, इसका भी सोर्स है IPRD बिहार। तो देखिए, राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी थी, और यह अगले 5 वर्षों तक जो है प्रभावी रहेगी। और इस नीति का जो है उद्देश्य क्या है उसके बारे में समझते हैं कि आखिर जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना है। ठीक है, और वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में भी सुधार करना है। और बिहार के 6 जिले जैसे अगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए PM ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत जो है 400 ई बसों का अधिग्रहण की मंजूरी भी दी गई थी। यानी 400 जो है इलेक्ट्रिक बस की जो है मंजूरी दी गई थी इन राज्यों में, इन जिलों में। कौन कौन सा जिला है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, ठीक है, गया है, भागलपुर है और दरभंगा है और पूर्णिया जिला है। नेक्स्ट हमारा है मिशन के बारे में समझते हैं। तो मिशन क्या है हमारा, 2028 तक जो है बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह एक दीर्घकालीन टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, यह है इसका मिशन। यानी 2028 तक जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिक वाहन बिहार में होने चाहिए। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो लक्ष्य की अगर हम बात करें तो यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। यानी यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक जो भी वाहन खरीदे गए, यानी 100 में जो है वाहन 15 जो वाहन होने चाहिए वो कितने क्या होने चाहिए, तो इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। ये इसका लक्ष्य है। पहले जो है 10,000 वाहनों के लिए जो है इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए पहले 10,000 वाहनों के लिए अगर बात करें तो क्या है, इलेक्ट्रिक जो है 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन भी की राशि भी दी जाएगी। यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए जो है इलेक्ट्रिकल 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट दी जाएगी। पहले 1,000 वाहनों के लिए जो है इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति जो है किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, और जिसकी अधिकतम सीमा जो होगी 1,25,000 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 1.5 लाख रुपये है। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन जैसे बस हो गया, मालवाहक वाहन हो गया, उस पर जो है मोटर वाहन पर 75% की छूट दी जाएगी। कर पर कितने, कर पर यानी वाहन कर पर जो है टैक्स कर पर 75% की छूट दी जाएगी। सरकार को पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। यानी जो है निजी और सार्वजनिक स्थान पर भी चार्जिंग स्टेशन का जो है स्थापित करने का प्रयास करेगी, और सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए जो है प्रोत्साहन 3 लाख रुपये तक दे होगा। अब आइए जानते हैं बिहार IIT। ठीक है, बिहार IIT यानी बिहार IIT सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 के बारे में। इसका सोर्स क्या है, तो IPRD बिहार इसका सोर्स है। तो देखिए, बिहार सरकार ने IIT और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए जो है एक खाका के रूप में यह नीति तैयार की है, और यह जो है अगले 5 वर्षों तक जो है लागू रहेगी।
ठीक है। तो बिहार आईआईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 क्या है, बिहार आईआईटी नीति। तो यह जो है बिहार सरकार ने आईआईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए जो है खाका के रूप में यह नीति तैयार की है और यह जो है अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति की अगर हम प्रावधान की बात करें तो क्या प्रावधान है, तो देखिए नई आईआईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में जो है कार्यरत कंपनियां निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम जो है 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। तो नई नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत जो आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम जो है 5 से 30 करोड़, कितना जो है 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी, कितने की पूंजी, 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए जो है ब्याज दर 10% या जो है सावधिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम हो उसकी होगी। नेक्स्ट है कि इस सहायता की कुल सीमा जो है 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम हो वो होगी। यानी अगर हम बात करें तो इस सहायता की कुल सीमा जो है 50% और 40 करोड़ रुपया जो भी कम हो वो होगी। 5 वर्षों की अवधि के लिए जो है ऊर्जा बिल 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। यानी 5% की 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है ऊर्जा बिल कितना होगा, तो 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। कितना, तो 25% बिजली शुल्क सब्सिडी जो है मिलेगी। सरकार जो है 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह जो है अधिकतम 5,000 रुपए की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए जो है नियोक्ता के अंशदान के लिए जो है 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए जो है प्रोत्साहन का जो है विशेष पैकेज भी प्रदान किया जाएगा और 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। तो ये सभी जो है आईआईटी जो बिहार में बिहार आईआईटी जो नीति आयोग 2024 इसके बारे में ये था हमने देखा। अब हम लोग समझ लेते हैं बिहार अपराध नियंत्रक अधिनियम 2024, यानी बिहार में जो है अपराध नियंत्रक अधिनियम भी आया, ठीक है, 2024, ठीक है, वो क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो सोर्स है बिहार विधानसभा से सोर्स लिया गया है। तो यह जो अधिनियम है बिहार केंद्रीय विधानसभा 1981 का स्थान लेगी, 1981 का स्थान लेगी और इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष जो है प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामले में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। यानी जो बिहार आपराधिक नियंत्रण अधिनियम है वो खास करके किसके लिए है, तो भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक जो मामले हैं उस पर जो है शामिल अपराधियों पर जो है शिकंजा कसा जाएगा। इसकी अगर हम बात करें मुख्य विशेषता की तो क्या है विशेषता, तो देखिए पहला है कि यह अधिनियम जो है व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। यानी यह नियम जो बताता है कि किसे जो है असामाजिक जो है व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर जो है निर्वासित करने का आदेश दे सकते हैं। यानी जिला जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो किसी भी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जो है निर्वासित करने का आदेश दे सकती है। आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। यानी जो आरोपी है वो संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष जो है अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना, ये सभी इसमें शामिल किया गया है। पुलिस निरीक्षण के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को जो है तलाशी और जब्ती करने का शक्ति नहीं दिया गया है। ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति का निपटान के लिए जो है रिपोर्ट करेगा। अब ये जानते हैं बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय यानी प्रवर्तन अधिनियम 2024 के, यानी बिहार पुलिस सुरक्षा यानी उपाय परिवर्तन अधिनियम 2024 के है। यानी ये भी बिहार विधानसभा इसका सोर्स है। तो देखिए राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना इसका मुख्य है। यह सरकार को जो है सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए जो है आपराधिक का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में जो है निवारण पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार या एक से अधिक क्षेत्र के लिए जो है सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करना।
और सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधन या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो निर्देशकों का पालन नहीं करती है। अगर पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफॉल्ट के लिए और बाद के महीने के लिए जो है 25,000 रुपये प्रति माह जुर्माना लगा सकती है। अब हम समझते हैं बिहार नई पर्यटन नीति 2024 क्या है, यानी बिहार की जो है नई पर्यटन नीति 2024 क्या है, ये भी सोर्स IPRD बिहार है। तो इस नीति का उद्देश्य है राज्य में विश्व स्तरीय जो है पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना, यानी विश्व स्तर पर जो है यहाँ पर्यटन आधारभूत की संरचना का निर्माण करना, इसका उद्देश्य है बिहार नई पर्यटन नीति का। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, 10 करोड़ रुपए तक के निवेश में 30% अनुदान और अधिकतम जो है सीमा 3 करोड़ रुपए की गई है। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में 25% अनुदान मिलेगा। ठीक है, 50 करोड़ रुपए का अगर निवेश कोई करता है तो 25% अनुदान और अधिकतम सीमा जो है 10 करोड़ रुपए की गई है। अगर हम बात करें 50 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश में जो है 25% अनुदान और अधिकतम सीमा कितना है, 25 करोड़ रुपए किया गया है। और न्यूनतम 75 लाख रुपए के निवेश से भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर या पर्यटक गाइडों को रोजगार देने की भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इस नीति का उद्देश्य जो है राज्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए जो है आकर्षण बनाना है। कहाँ चले गए? सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर और पर्यटक गाइडों को रोजगार देने में भी अनुदान देने की व्यवस्था की है। अच्छा, ठीक है, देखिए अब जो हम देख लेते हैं वो हमारा आप जो देखते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, एक था लघु में जो था 2 लाख मिलता था। ठीक है, और इसमें जो है मुख्यमंत्री उद्यमी वाला में मिलता है 3 लाख रुपए मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को, और ये जो है लॉटरी के माध्यम से दिया जाता है। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को जो है मुख्य धारा में सम्मिलित करने और स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत कुछ योजना भी शामिल है। क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें उद्यमी योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजना शामिल है, तो देखिए, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। और इन सभी को जो है अलग अलग भले हैं, लेकिन सभी को जो है 10 लाख रुपए अधिकतम राशि दी जाती है। अर्हता यानी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या है इसका क्वालिफिकेशन? आवेदक जो है सबसे पहले बिहार का निवासी होना चाहिए और कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट या ITI पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या जो है उसके समकक्ष उत्तीर्ण हो। ठीक है, इसकी आयु सीमा जो है 18 से 50 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और इकाई जो है प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। ठीक है, यानी जो है खुद स्वामित्व कंपनी होना चाहिए। प्रोपराइटरशिप यानी खुद का कंपनी फर्म हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। आवेदक अपने जिले में ही परियोजना स्थापना कर सकता है, यानी आवेदक जो है अपने जिले में ही जो है परियोजना का स्थापना कर सकता है। अब हम समझते हैं इसकी वित्तीय जो है सहायता में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, अगर बात करें तो आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का जो है 50% अधिकतम और 5 लाख रुपए तक के अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम और 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, और युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। युवा के लिए जो है 1% दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं लगता है 1% ब्याज भी नहीं। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं तो ये संचालन के लिए कितना 10 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसमें कुल परियोजना का ये तीन किस्तों में इसे भी दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कुल परियोजना का जो है 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक के अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण होता है। यानी अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे सीधा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, 10 लाख अगर किसी को मिलता है तो इसमें से 2 हिस्से में बांट दीजिए, ये 5 लाख और 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख में अगर क्या होता है कि इस 5 लाख को जो है आपको माफ कर दिया जाएगा और बच गया बाकी 5 लाख, यानी 10 में से 5 लाख। तो इसमें से आपको जो है एक शायद 7 साल में यानी 84 किस्त में जो है इस 5 लाख रुपए को जो है आपको देना है गवर्नमेंट को। ठीक है,
तो 84 किस्त में 5 लाख रुपए को जो है जमा करना है, 5 ही लाख रुपए को, 5 लाख रुपए माफ किया जाता है। लेकिन ये 10 लाख रुपए को अब क्या करना है, तो 10 लाख को आपको जो है कोई रोजगार करना है जिसमें 5 लाख रुपया माफ होगा और 5 लाख रुपया जो है दिया जाता है। और ये रोजगार जो ऐसा होना चाहिए जो नया बिजनेस हो, ठीक है, कोई भी मतलब एक अपना जो है प्रोप्राइटरशिप यानी अपना नया फॉर्म स्थापित करना है उसमें 3 लाख रुपए में। ऐसा नहीं कि हम 10 लाख रुपए लेकर कोई भी काम कर सकते, कोई भी काम नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा काम जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। नया जो इन्वेंशन करने का माध्यम है, ये नया मतलब कंपनी खोलने का माध्यम है। आप किसी को सामान ले आकर आप उसको बेचना नहीं है, नया जो है नया प्रोडक्ट आपको बनाना है। चाहे आप तेल बनाना है, ऑयल बनाना है, तो अपने नाम से एक नया कंपनी के नाम से मतलब एक कंपनी इस्टेब्लिश करना है, इसका उद्देश्य है। तो यह जो राशि होती है वो 3 किस्तों में दी जाती है। राशि कितनी होती है, तो 3 किस्तों में दी जाती है। अगर 10 लाख रुपया मिलता है किसी को, 10 लाख रुपये वाला है किसी को, तो देखिए 3 किस्तों में कैसे। सबसे पहले 2 लाख रुपये मिलते हैं, ये 2 लाख पहले मिलेंगे, जैसे रूम के लिए, बिजली के लिए, वो सब मिलता है। फिर उसके बाद जो है दूसरा किस्त जो मिलेगा वो 5 से 6 लाख, यानी जो भी मतलब मशीनरी का कीमत होगा उसका प्राइस मिलता है। और बाकी जो 2 लाख बच गया है वो मिलता है वहाँ मतलब कोई भी काम करने के उद्देश्य से, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लेना है, कोई भी मशीन आप इस्टेब्लिश किए तो उसके लिए जो जो भी लागत आप कुछ उसके लिए जो जो भी कुछ मतलब प्रोडक्ट होंगे, आवश्यकता पड़ेगी खरीदने की, मतलब जो मटेरियल होगा उसके लिए 2 लाख दिया जाता है। और फिर 1 साल के बाद ये किस्त जो है चालू चालू होता है, पूरे पैसे मिल जाएंगे। उसके 1 साल के बाद जो है ये किस्त चालू हो जाता है, 5 लाख को आपको भरना है। अब हम देख लेते हैं बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2023 क्या है, ठीक है। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 के बारे में हम समझते हैं। इसका भी सोर्स क्या है, IPRD बिहार ही है। तो देखिए बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति जो है जारी की है। इस नीति का जो है अंतर्गत प्रोत्साहन क्या है, तो हम बात करते हैं तो पूंजी निवेश अनुदान। अस्थायी पूंजी निवेश का जो है 20%, अधिकतम जो है 25 करोड़ रुपए, यानी कोई भी पूंजी है तो उसका जो है 20% मिलेगा और अधिकतम जो है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपको 25 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्याज अनुदान की अगर बात करो तो 10% या वास्तविक ब्याज का अधिकतम जो है 60 करोड़ रुपया है। और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस नीति का जो उद्देश्य है लॉजिस्टिक नीति का, कि लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए जो आकर्षण बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचों का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। और इसके तहत जो है कुछ ढांचा भी तैयार किए जाएंगे। कौन कौन से ढांचा तैयार किए जाएंगे, तो पहला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, दूसरा है इनलेट कंटेनर डिपो, फिर ग्रेट ए वेयर हाउस, फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क और कोल्ड चेन सुविधा। नेक्स्ट हमारा है 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा पत्र, उसके बारे में हम लोग जो है देख लेते हैं। नीति आयोग इसका जो है सोर्स है। तो देखिए 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जो है 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी से शक में एक चर्चा पत्र जारी किया गया। और यह जो पेपर है नीति आयोग UNDP के सहयोग से तैयार किया गया था। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। और इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन और स्थिति क्या है उसके बारे में आइए हम समझते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, बिहार में जो है 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीब से बाहर आए, और जो पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें दिखाया गया है। यानी जो है बिहार में 3.77 करोड़ जो है बहुआयामी गरीब से बाहर आए, जो उत्तर प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा जो है बिहार का मिला है। लेकिन सबसे गरीब अभी बिहार ही है, ठीक है। बिहार ने जो है हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट का भी दर्ज किया गया है, यानी बिहार में जो है हेड काउंट अनुपात का जो है सबसे बड़ी गिरावट का दर्ज किया गया है। बिहार के हेड काउंट अनुपात की अगर हम बात करें तो 2005 से 6 में कितना था, तो 78.28% था। 2015-16 में 51.89 था। 2019-21 में जो है 33.76 था। और 2022-23 में जो अनुमानित था वो 26.59 था, जो भारी गिरावट आया। बिहार में पिछले 5 वर्षों में
3.25 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीब से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में 3.34 करोड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी उत्तर प्रदेश में जो थे 3.34 करोड़ यानी 3.34 करोड़ जो है बाहर आए थे गरीबी से, और बिहार में जो था 2.25 करोड़ लोग जो है बिहार गरीबी से बाहर हुए। जनसंख्या अनुपात का अर्थ है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात, यानी जो भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको जनसंख्या मतलब उसे जनसंख्या अनुपात कहा जाता है। अब आइए जानते हैं हम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब रिपोर्ट 2023, ठीक है। इसका भी सोर्स क्या है, नीति आयोग ही सोर्स है। तो देखिए नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जो है जारी किया था। तो नीति आयोग ने जो है एमपीआई का दूसरा संस्करण कब जारी किया था, जुलाई 2023 में। और यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी 19-21 के आधार पर जो है ये तैयार किया गया था। नीति आयोग द्वारा जो है बहुआयामी गरीब पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में 2013-14 से 2022-23 में 3.77 करोड़ जो है गरीबी से बाहर आए हैं, ये हमने अभी देखा भी। और वर्ष 2013-14 में 56.34 आबादी, जबकि 2022-23 में गरीब का प्रतिशत कम होकर 26.59 है। यानी 2013-14 में था ये 56.34%, लेकिन ये 2022-23 में आंकड़ा कितना हो गया, 26.59% रह गया। सबसे ज्यादा गरीब घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान, यानी सबसे गरीब कौन हटाया है, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरा है बिहार, और तीसरे पर है एमपी, मध्य प्रदेश और चौथे पर है राजस्थान। और सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है। और बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा कमी गरीबी हुई है, तो पूर्वी चंपारण और शिवहर में जो है सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है। अब आइए जानते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है, तो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। तो पॉइंट है यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहरों की नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है इसमें। और प्रत्येक 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए जो है स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में जो है पुरस्कृत भी किया जाता है। अब जानते हैं इसके 3 श्रेणी में, हम कुछ श्रेणी है, इसके 3 श्रेणी में हम पहले श्रेणी क्या है, पहला श्रेणी है जनसंख्या 10 लाख प्लस होने पर, ठीक है। तो 10 लाख जनसंख्या पर जो है पटना का स्थान कितना मिला है, तो पटना का स्थान मिला है 10, और फाइनल अंक कितना इसको मिला है, 176, ठीक है। दूसरा श्रेणी है जनसंख्या 3 से 10 लाख तक, यानी 3 से 10 लाख वाले में गया का मिला है 8 रैंक, और इसका जो फाइनल अंक है 185.5 है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर का स्थान है 32, और इसका जो रैंक है 147.4 है। और श्रेणी अगर हम तीसरा की बात करें तो 3 लाख से कम जनसंख्या पर जो है पटना साहिब है, जो सबसे अंतिम है 40, ठीक है। और इसका जो अंक है 102.6 मिला है। अब आइए जानते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में भी देख लेते हैं। इसका भी केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, इसका जो है सोर्स है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। तो देखिए जारीकर्ता कौन है, स्वच्छता सर्वेक्षण जो जारी कौन किया था, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। यानी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 प्रदान किया गया था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो भारत मंडपम है कहाँ है, नई दिल्ली में है, उसके द्वारा उनके द्वारा किया गया था। इंदौर, सूरत ने संयुक्त रूप से भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता था। तो सबसे जो है स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता था, तो इंदौर और सूरत जो है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता था। और अब हम उस समय देखते हैं कि बिहार का संदर्भ में क्या था स्थिति। तो देखिए बिहार देश में 15वां स्थान पर रहा, यानी स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार देश में कितवां स्थान पर रहा, 15 स्थान पर रहा। और पटना साहिब बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, और पटना साहिब जो है वो बिहार का पटना जो है जिला बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, पटना जिला नहीं पटना शहर। और लेकिन देश में पटना ओवरऑल को 200 जो है 62 जो है रैंक मिला है, यानी देश में ओवरऑल रैंक की अगर बात करें मतलब शहर में, सिटी में, तो इसे कितना मिला है, 262वीं रैंक प्राप्त हुआ है। लेकिन पटना ने जो है 446 प्रमुख शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले में जो है 77वीं रैंक हासिल की है। पटना ने जो है 9500 में से 6320.9 अंक हासिल किए हैं। पटना को कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लस टैग बिहार का पहला शहर प्रमाणन मिला है।
पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और वाटर 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा भी दिया गया है। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग और ओडीएफ मुक्त शहर के लिए खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्रमाणन भी मिला है। और पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में जो है 6ठा स्थान हासिल किया है, जो 70.10 अंक जो है प्राप्त किया है। अन्य शहरों की अगर ओवरऑल प्रदर्शन करें तो गया का जो है 272 अंक, ठीक है, गया का कितना है 272 अंक। बक्सर की अगर हम बात करें तो 299 और खगड़िया की बात करें तो 434 अंक प्राप्त किया है। अब हम समझ लेते हैं एसडीजी के बारे में, ठीक है। एसडीजी सूचकांक 4.0 2023-24, इसका जो सोर्स है नीति आयोग है। अब देख लेते हैं, यह जो सूचकांक है चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेश विकास। यानी यह विकसित भारत की ओर सतत प्रगति और समावेश का विकास इसका आदर्श वाक्य रखा गया है। और यह जो सूचकांक है नीति आयोग द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से जारी किया गया है। ये किसके सहयोग से जारी किया गया है? यूएनडीपी के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है एसडीजी सूचकांक 4.0 को। राज्यों में है प्रथम स्थान 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। यानी राज्यों में जो है प्रथम स्थान कौन है? 79 अंक के साथ जो है संयुक्त रूप से जो है उत्तराखंड एवं केरल जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है, उत्तराखंड और केरल। अब हम आइए जानते हैं बिहार के प्रदर्शन के बारे में। तो देखिए, बिहार जो है 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर और झारखंड जो है 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले स्थान पर रहा है। यानी झारखंड से भी नीचे कौन है? बिहार है 57 अंक के साथ, और झारखंड को मिला है 62 अंक। और ये 2020-21 में बिहार का स्थान कितना था? तो 2020 में था 52 था, जो अच्छा था। और खराब मतलब और खराब था, कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। बिहार का जो है परफॉर्मर श्रेणी अगर बात करें तो 50 से 64 में रखा गया है। और बिहार एसडीजी 1 में 39 अंक और एसडीजी 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। यानी एसडीजी 1 में भी 39 अंक के साथ नीचे है और एसडीजी 2 में भी 24 अंक के साथ सबसे नीचे है बिहार। 5 साल में कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे की अगर बात करें तो 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे जो है कितने? 31%। 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे की प्रतिशत कितना है? 42.90% है। और बिहार की अगर मृत्यु दर की बात करें तो 118 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की बात करें तो 100 में 30 जो है बच्चे डेड हो जाते हैं। और जीवन प्रत्याशा जो है यहाँ 69.50 वर्ष है। जन्म के समय लिंग का अनुपात जो है 908 है। और लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय कितना है? 100% है। और आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी कितनी है? 88.26% है। और एसडीजी 1, 2, 3, 4, 13 में जो है बिहार का स्कोर कितना है? तो 50 से नीचे है। ग्रीन जो है बजट 2024-25 के है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, बिहार 2020-21 में ग्रीन जो है बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य था बिहार। ग्रीन बजटिंग शुरू किया था, ग्रीन बजटिंग, ठीक है। बिहार में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 4526 के आसपास जो है आर्द्र भूमि है। और भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में जो है 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र है, जो इसके भूमि क्षेत्र का कितना है? तो बिहार के भूमि क्षेत्र का जो है 14.75% है। अगर हम बात करें वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधे में पाया जाता है, जो 2021 में जो है 56.88 मिलियन टन था। मृदा कार्बन की जो अधिकतम मात्रा है वो 2021 में बिहार के कुल वन कार्बन का कितना है? तो बिहार के कुल वन कार्बन का जो है 63.1% रहा है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 33.96 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 2023 के दौरान जो था वो कितना निष्कर्षण दर था? तो 44.76% रहा है। नेक्स्ट माना है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड यानी बीएसपीबीसी ने वर्ष 2070 तक राज्यों को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जो है यूएनईपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। बीएसपीसी भी राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है।
बिहार देश का पहला राज्य है जो आईआईटी कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। और पश्चिम चंपारण जिले में हाथी बचाओ पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी की गई है इसके तहत। ग्रीन बजट जो है 2024-25 का प्रावधान क्या है उससे संबंधित हम कुछ देख लेते हैं पॉइंट। तो देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रीन बजट के लिए जो है कुल आवंटन 13,823.39 करोड़ रुपए होने के अनुमान रखा गया है। और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन बजट का जो हिस्सा है 1.42% है, जबकि 2024-25 में राज्य के कुल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा कितना था, तो 4.96% था। अब आइए हम समझते हैं कि बिहार में जो है ग्रीन बजट का प्रदर्शन क्या रहा, कैसा रहा। ठीक है, तो ये वर्ग हमारा है योजनाओं की संख्या और ग्रीन बजट दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ कुल हरित बजट है करोड़ रुपए में। तो पहला है ये हमारा कि पूरी तरह समर्पित जो है 90 से 100% में अगर हम देखें तो संख्या इसकी 90 है, और ये 65 से 14.08 करोड़ है। ठीक है, बी में अगर देखें तो बहुत उच्च महत्व में तो 75 से 90% रहा, जिसमें 22 संख्या इसकी है और 148.77 करोड़ रुपया है। सी में उच्च महत्व में अगर देखें तो 50 से 75% है, इसकी संख्या जो है 39 है। और डी में अगर देखें तो 25 से 50% इसकी संख्या 49 है। और ई में अगर हम देखें तो इसकी संख्या कितनी है, 68 है। 5 से 25% वाले की संख्या 68 है। और एक सीमांत महत्व की अगर बात करें जिसमें 5% तक का है तो इसमें उसकी संख्या 13 है, यानी टोटल कितना था, तो 281 था। और कुल बजट जो था 13,830.39 करोड़ रुपया था। राज्य हरित बजट 2024-25 में निम्न रूप में बांटकर प्राथमिकता दी गई थी। कौन कौन से, तो पहला था हरित अवसंरचना 24.65%, प्राकृतिक संसाधन 19.25%, हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण 14.83%, सतत भूमि उपयोग 14.03%, जलवायु परिवर्तन समन 10.82%, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जो है 6.61%, और वायु और जल प्रदूषण जो है 6.01%, और जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण जो है 3.81%। अब हम समझ लेते हैं बाल कल्याण बजट के बारे में, यानी बाल कल्याण बजट 2024-25 के बारे में हम समझ लेते हैं। इसका सोर्स है बिहार वित्त विभाग। इसका सोर्स क्या है, बिहार वित्त विभाग इसका जो है सोर्स है। तो देखिए, बिहार में 2013-14 में बाल बजट की शुरुआत जो है पिछले 10 सालों में, यानी 2013-14 में 2022-23 के बीच बच्चों पर होने वाले खर्च सालाना जो है कितना दर की बढ़ोतरी हुआ है, तो 20.50% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बच्चों के लिए कुछ संकेतन की बात करें तो कुछ संकेतन में अगर हम बात करें तो देखिए, शिशु मृत्यु दर जो है पुरुष में कितना है, तो पुरुष में 26 और महिला में जो है 29 है। ठीक है, अगर सकल नामांकन अनुपात की अगर हम बात करें 2021-22 तो पुरुष में 95.1 और महिला में 97.4। सकल नामांकन अनुपात की अगर हम बात करें जो 2021 इस फेज जो है 9-10 की अगर बात करें तो 63.1 है और 66.8 है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले सकल नामांकन अनुपात में अगर हम देखें, जैसे यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट था शिशु मृत्यु दर, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रमुख जो है उपलब्धियां के बारे में हम देख लेते हैं, इसका क्या उपलब्धियां रहा। तो देखिए, बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2015 में 42% 1,000 जीवित जन्मों से घटकर जो है 2020 में 27 हो गया है। ठीक है, पहले कितना था, 1,000 में 42 था, तो अब जो कितना हो गया है, तो अब जो हो गया 1,000 में 27 हो गया है प्रति। ठीक है, सॉरी 1,000 में हो गया है। ठीक है, और जो हम बार बार 100 बोल रहे थे वो 100 नहीं, मतलब 1,000 में उसको तुलना किया जाता है, माफ कीजिएगा। ठीक है, देखिए बिहार में जो है बाल मृत्यु दर भी अप्रत्याशित गिरावट आई है, जो 2015 में 12 प्रति 1,000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में जो है 6.9 प्रति 1,000 हो गया है। ये भी जो है विकास हुआ है इसका। और बिहार में 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज जो है 11.6% से बढ़कर जो है 2019 में 71% हो गया है, जो 59.4% अंकों की वृद्धि हुई है। बच्चों में अगर हम बौनापन की बात करें तो ये पहले कितना था, 50.6% था, तो जो है घटकर कितना हो गया, तो 40.9% हो गया, यानी 12.7% जो है घट गया है। और एनएफएच मतलब माफ कीजिएगा, एनएफएचएस के आंकड़े के अनुसार जो है 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों की संख्या जो है 2015-16 में 43.9% से घटकर जो है 2020-21 में कितना हो गया है,
1% हो गया है, जो थ्रू 2.9% अंकों की क्या हुई है, गिरावट हुई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन जो है 190.23 लाख रहा है, जिसमें 97.49 लाख लड़के और 92.73 लाख जो है लड़कियां रही हैं। इतना लड़के और इतना जो है लड़कियां रही है। प्राथमिक स्तर पर आयु समूह 14 वर्ष पर लैंगिक अंतर 2015-16 में 7.29 लाख से घटकर जो है 2022-23 में 4.76 लाख हो गया है। यानी 7.29 से घटकर जो है कितना हो गया, 4.76 लाख हो गया है। प्राथमिक स्तर पर जो है ड्रॉप आउट दर शून्य हो गई है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में सभी छात्र जो है प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक में, तो ड्रॉप आउट में 2015-16 में जो है 4.2% से घटकर जो है 3.94% अंक की गिरावट आई है, जो 2022-23 में जो है 2.77% जो है हो गया है। माध्यमिक स्तर की अगर हम बात करें 2015-16 में 2022-23 के बीच गिरावट में अगर हम बात करें तो 40% है, और 2022-23 में पिछले रुझान के बदले उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो है लड़कियों के ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है, यानी लड़कियां जो है कम ड्रॉप आउट करती है। नेक्स्ट हमारा है कि छात्रों की आपदा प्रबंधन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए जो है 11 नवंबर 2022 को जो है बैगलेस सेफ सैटर्ड की अवधारणा जो है शुरू की गई थी, और अक्टूबर 2022 में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मासिक अभिवाहक जो है शिक्षक बैठने की शुरुआत की गई है। अब हम समझ लेते हैं बाल बजट एक नज़र। ठीक है, बाल बजट एक नज़र। तो देखिए, बच्चों पर कुल व्यय 20.5% की वार्षिक दर से बढ़कर 22.23 में जो है 47,847.6 करोड़ रुपए हो गया है। इन 10 वर्षों में औसतन जो है बाल विकास पर व्यय का हिस्सा कुल राज्य बजट का जो है 16% रहा है। कितना रहा है, 16% रहा है। इसी अवधि में बच्चों पर प्रति व्यक्ति जो है 2013-14 में 1559 रुपये से 1559 से जो है 5.9 गुना बढ़कर जो है 2022-23 में जो है कितना हो गया है, 9131 रुपया हो गया है। वर्ष 2022-23 में जो कुल राज्य बजट में है बच्चों का जो है कितना प्रतिशत हो गया है, तो 20.6% रहा है। और बाल बजट योजनाओं का वितरण अगर हम देखें तो क्या क्या है, तो देखिए, स्थापना और प्रतिबंध व्यय जो है 50%, राज्य योजना 11% और केंद्र परियोजना और प्लस केंद्र क्षेत्रीय योजना जो है 39% है। अब हम समझ लेते हैं 2024-25 के लिए शीर्ष विभागों का आवंटन। तो जैसे शिक्षा विभाग में कितना करोड़ रुपया रहा, पंचायती राज में कितना रहा था, 43,364.70 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग में। पंचायती राज में जो आवंटन किया गया वो 43,000 करोड़ रुपया 4300 करोड़ रुपया, और समाज कल्याण में 3176.94 करोड़ रुपया रहा। अब आइए समझ लेते हैं हम लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना था ABPMJAY, उसमें बिहार का प्रदर्शन क्या रहा, ये जो सूरत है बिहार बजट 24-25 से संबंधित है। तो देखिए, राज्य में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ACCC 2011 के डाटाबेस के आधार पर जो है चयनित परिवारों को सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के प्रति वर्ष जो है प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है गरीबी परिवार को संस्थागत इलाज के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध कराना। योजना का जो है क्रियान्वयन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के द्वारा किया जा रहा है, और जनवरी 2024 तक राज्य में जो है कुल 40.55 लाख परिवारों के 86.5 लाख रुपए व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में कुल जो है 607 सरकारी एवं 344 गैर सरकारी अस्पताल अर्थात कुल 951 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं, और पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क जो है आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर यानी वसुधा केंद्र और कार्यपालक सहायक यानी पंचायती राज विभाग एवं जीविका दादियों की सहयोग लिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है जीविका। ठीक है, जीविका से संबंधित क्या है कि बजट 24-25 में दिए गए नए प्रावधान, ये सोर्स हमारा है बिहार बजट 24-25 ही इससे संबंधित। तो देखिए, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण और ग्रामीण परिवार के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, और जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक परिवारों को समूह से जोड़ा गया है। और वित्तीय वर्ष 24-25 में ये जो समूह है 1.03 लाख रुपए समूह का गठन किया जाएगा। अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 24-25 में जीविका को जो है 1.5 करोड़ रुपए की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,04,00,000 जीविका दादियों को जो है
दीदियों को जो है बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। और वित्तीय वर्ष 24-25 में जीविका दीदियों 2000 नए ग्राहक सेवा जो है केंद्र खोलने जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर अब तक जो है कुल 194 जीविका दीदी की रसोई संचालन किया जा रहा है। और वित्तीय वर्ष 24-25 में 50 नए जीविका दीदी का रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें कोइलवर एवं गरौल में जीविका दीदी का जो है सिलाई घर संचालित है, जिसमें जो है 700 जीविका दीदियां कार्यरत है कोइलवर और गरौल में। जीविका द्वारा जो है वित्तीय वर्ष 24-25 में 35,000 युवाओं को जो है प्रशिक्षित कर उन्हें जो है नियोजित और स्वनियोजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और जीविका द्वारा जो है राज्य से बाहर 2 केंद्र यानी बिहार प्रवासी संसाधन केंद्र दिल्ली और बेंगलोर में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें तो जीविका दीदियों द्वारा जो है अब तक 3.39 करोड़ पौधा जो है रोपण किया जा रहा है। और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियों सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। और जिले में जो है JW वायरस कंपनी की स्थापना की गई जो उद्यम को संचालित कर रही हैं। ग्रामीण परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने हेतु समुचित सहयोग प्रदान कराने और करियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार में जो है 32 जिलों में 100 प्रखंडों में जो है जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की है। ठीक है, तो 32 जिलों में जीविका लाइब्रेरी की 100 प्रखंडों में जो है किया गया है। अब आइए जानते हैं जल जीवन हरियाली अभियान को मिलने वाले पुरस्कार से संबंधित। ठीक है, बिहार बजट 2024-25 इसका सोर्स रहा है। तो देखिए दुबई में जो है संपन्न COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। तो ये COP28 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दुबई में संपन्न हुआ है। चतुर्थ जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में 3य स्थान मिला है। यानी चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में 3य पुरस्कार मिला है। 20वें CSI गवर्नेंस पुरस्कार से परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त भी हुआ है। अब हम समझ लेते हैं टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ। ठीक है, ये बिहार में जो है टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ भी किया गया है। ये बिहार ही बजट से संबंधित है। तो देखिए 12 मई 2023 को जो है टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड के 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहले कि 12 मई 2023 को जो है टीबी मुक्त पंचायत का जो है शुभारंभ किया गया है। कब किया गया टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ? तो 12 मई 2023 को शुरू किया गया है। और इसमें जो है 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। विश्व यक्ष्मा दिवस यानी टीबी दिवस 2023 के अवसर पर जो वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिला को स्वर्ण पदक और सिवान को रजत और पूर्णिया सारण को जो है कांस्य पदक जो है सम्मानित किया गया है। यानी जो है कहने का मतलब है कि विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 के अवसर पर जो है वाराणसी में आयोजन किया गया। ठीक है, तो जिसमें जो है स्वर्ण किसे किसे मिला है? तो स्वर्ण पदक जो मिला है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को जो है स्वर्ण पदक भी मिला है इसमें। ठीक है, और अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर मिला है सिवान को, सिल्वर मिला है और पूर्णिया और सारण को मिला है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक मिला है। अब आइए जानते हैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अंतर्गत जो है चल रही प्रमुख मेगा परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, ये जो है बिहार बजट ही है सोर्स। तो देखिए छपरा शहर में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। इसका जो लागत है वो 411.31 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट हमारा है कि पटना जिला अंतर्गत कारगिल चौक गांधी मैदान से लेकर साइंस कॉलेज भया PMCH अशोक राजपथ डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया। इसका लागत जो है 422 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट हमारा क्या है सड़क से संबंधित तो रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय जो है RCC पुल का निर्माण किया गया है। इसका लागत जो है 210.13 करोड़ है। नेक्स्ट हमारा है कि भागलपुर जिला अंतर्गत अगुवानी घाटी सुल्तानगंज गंगा सेतु परियोजना के 4 लेन पहुंच तथा विश्व स्तरीय जो है विस्तारित निर्माण कार्य लागत जो है 209.32 करोड़ रुपया है। गंडक नदी पर जो है 70 घाट पुल में जो अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण किया जा रहा है। यानी गंडक नदी पर जो है 70 घाट पुल में अतिरिक्त जो है वाटर वे का जो है निर्माण किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर के बारे में समझते हैं। ठीक है, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए 100वें जन्म दिवस वर्ष की पूर्व संध्या पर जो भारत सरकार ने जो स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किसे किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को किया गया था 100वें जन्म वर्ष के
पूर्व संध्या पर। अब इनके बारे में कुछ हम जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को जो है पिंथौछौरिया गांव कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ था, और 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया था। तो सबसे पहले इनका जन्म अगर याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कहाँ पे? तो पिंथौजिया गांव में हुआ था। ठीक है, जो कर्पूरी ग्राम अब इसका गांव का नाम है। ठीक है, पिंथौजिया पहले था, अब कर्पूरी गांव रख दिया गया है, जो कहाँ है? समस्तीपुर में है। और इनका जो निधन हुआ था 1988 में 17 फरवरी को निधन हुआ था। जन न्याय के नाम से जो है लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे थे कर्पूरी ठाकुर। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में जो है ताजपुर विधानसभा सीट से भी जीत हासिल की थी। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य रहे। ठीक है, एक तो 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक, और दूसरी बार 1977 से लेकर 1979 तक ये जनता पार्टी के से रहे, और फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रहे पहली बार। अगर हम बात करें तो 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने, और मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया ये। और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में इन्होंने हटा दिया था। इन्होंने जो है 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी लागू किया था। इन्होंने जो है 1970 में सबसे पहले बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला ने जो है 1978 में 26 आरक्षण प्रदान किए। 26% जो है इनकी जो फॉर्मूला था, इन्होंने जो है 1978 में 26% आरक्षण जो है प्रदान किया था, जिसमें ओबीसी को जो दिए थे इन्होंने 12% हिस्सा मिला था। और ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो है 8%, और महिला को जो है 3%, और उच्च जाति की गरीब को भी 3% हिस्सा मिला था इनके अनुसार। और भारत रत्न के बारे में हम समझते हैं, भारत रत्न के बारे में। तो देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और स्थापना जो हुआ था भारत रत्न का वो 2 जनवरी 1954 से दिया जाने लगा। और किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कार की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष जो है 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, पहले जो था दिया जाता था 3 सीमित है, लेकिन इस वर्ष जो है 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 5 नाम याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर का नाम, आडवाणी जी का नाम, चौधरी चरण सिंह का नाम, ठीक है, और पीवी नरसिम्हा राव का नाम, और एम एस स्वामीनाथन। इन लोगों को जो है 5 भारत रत्न दिए गए हैं। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। मानव प्रयास की किसी भी क्षेत्र में जो असाधारण सेवा और उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और 1954 में पहले प्राप्तकर्ता जो थे श्री राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। तो सबसे पहले भारत रत्न किन्हें मिला था? तो श्री राजगोपालचारी को, राधाकृष्णन को और सीवी रमन को 1954 में मिला था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में ही 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। अब हम समझ लेते हैं विशेष राज का दर्जा से संबंधित, विशेष राज श्रेणी का दर्जा। ठीक है, ये जो सोर्स है पीआईबी प्लस द हिंदू से लिया गया है। तो देखिए, बिहार के जो है झांझरपुर में सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया गया, लेकिन 24-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के झंझारपुर से सांसद हैं रामप्रीत मंडल। ठीक है, ये रामप्रीत मंडल कहाँ से है? तो झंझारपुर से सांसद हैं। इन्होंने ही बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा का मांग हाल में उठाया था, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए कहा कि भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया गया। यानी इसे जो है आंध्र प्रदेश को और बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया गया है। अब समझते हैं कि विशेष राज्य श्रेणी में को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है पेश किया गया था। यानी जो विशेष राज्य होता है उसको कब 1969 में जो है 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था, और यह राज्यों के विकास में जो है सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है दिया गया एक वर्गीकरण होता है। विशेष राज्य के मापदंड क्या है? तो सबसे पहले तो है पहाड़ी और कठिन इलाका। ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय जो है आबादी का बड़ा हिस्सा, तो यहाँ तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमाओं के समीप राजनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन तो है यहाँ पे, और राज्य के वित्त की गैर व्यवहारिक प्रकृति। तो उपरोक्त मानदंड जो है गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। ये जो मापदंड है वो किस फार्मूला पर है? तो गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। तो पहला क्या है? पहाड़ी और कठिन इलाका होना चाहिए।
कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए और जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा के समीप राजनीतिक स्थान होना चाहिए, ये भी फॉलो करता है। आर्थिक जो है ढांचागत का पिछड़ापन, ये भी फॉलो करता है बिहार। और राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति, ये भी फॉलो करता है। ठीक है, तो विशेष राज्य का अगर लाभ की हम बात करें तो देखिए, विशेष राज्य का अगर लाभ की हम बात करते हैं तो केंद्रीय प्रायोजित योजना में अवकाश आवश्यक जो धनराशि 90% केंद्र वहन करती है। यानी विशेष राज्य के दर्जा मिलने पर जो भी जो धनराशि होती है, तो आवश्यक जो धनराशि देती है वो कौन देती है? केंद्र सरकार देती है 90%। और खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। यानी जो 90% देता है, अगर वो खर्च नहीं होता है तो अगले वित्तीय वर्ष में ये जो है पैसा क्या हो जाता है? चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण जो है रियायतें भी प्रदान की जाती है। यानी राज्यों के जो कुछ और महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे में कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, आदि में रियायत छूट दी जाती है। केंद्र के सकल बजट का जो है लगभग 30% भी उनके पास जाता है। यानी केंद्र का जो है सकल बजट का 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान में एनसीएस राज्य जो है, वर्तमान में एससीएस राज्य जो है, विशेष राज्य का जो है दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को, त्रिपुरा को, मेघालय को, असम को, सिक्किम को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को और तेलंगाना को। ठीक है, तो इन सभी को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, यानी जो है 11 राज्यों को विशेष राज्य का दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद जो विशेष राज्य का अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। और 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्य के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर जो है 42% का जो है सुझाव दिया है। अब हम समझ लेते हैं कृषि रोड मैप 4 के बारे में। ठीक है, कृषि रोड मैप 4 क्या है उसके बारे में, ये जो है बिहार बजट ही सोर्स है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार जो है 1 अप्रैल 2023 को 34 कृषि रोड मैप लागू किया और इसकी अवधि जो है 31 मार्च 2028 तक रखा है। इस अवधि में जो है राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्य का लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। चौथी कृषि रोड मैप की अगर बात करें तो 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है चौथे में, जिसमें अगर हम बात करते हैं चौथी कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया है। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा और फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का भी निर्माण किया जाएगा और मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सभी जो है कृषि रोड मैप में निर्धारित किया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में जो है दलहन हो गया, तेलहन हो गया, पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा और इसके लिए राज्यों में दलहन और तेलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए जो है विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। कृषि जो है सार्वजनिक विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान रहेगा। और चौथी कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधे का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण और 1500 हेक्टेयर मीटर जल संरक्षण और क्षमता की जो है गार्लैंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे लगाया जाएगा और टिश्यू कल्चर आधारित जो है पौधशाला की भी स्थापना की जाएगी। कृषि रोड मैप में जो निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के जो फल स्वरूप जो है 2011-12 में चावल और वर्ष 2012-13 में गेहूं और 2015-16 में जो है मक्का यानी मोटे अनाज को और 2016-17 में जो है मक्का मोटे अनाज तथा वर्ष 2017-18 में जो है गेहूं के उत्पाद और उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जो भारत सरकार द्वारा राज्यों को कुल 5 कृषि क्रमण पुरस्कार भी दिया गया है। तो बिहार को याद रखना है कितने जो है क्रमण पुरस्कार दिए गए हैं, तो 5 जो है कृषि क्रमण पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे पहला अगर हम बात करें तो कृषि रोड मैप जो था वो 2017 से 23, दूसरा कृषि रोड मैप जो था वो तीसरा सबसे पहला बता रहे हैं। पहला जो है कृषि रोड मैप ये 2008-12 4 साल, फिर उसके बाद जो है कृषि रोड मैप दूसरा जो था 2012-17 और फिर तीसरा कृषि रोड मैप का था काल 2017-23। ठीक है, तो याद रखना कि प्रथम कृषि रोड मैप
2008 से 12, फिर दूसरा था 2012 से 17, फिर तीसरा था 2017 से 2023। अब हम समझते हैं जन स्वराज अभियान के बारे में। ठीक है, इसका भी दैनिक स्रोत हिंदुस्तान सोर्स रहा है। तो सबसे पहले जन स्वराज के बारे में जानते हैं। प्रशांत किशोर का है ये। तो देखिए 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी के 153वीं जयंती पर पश्चिम चंपारण के जो भितरिया आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पदयात्रा शुरू की और जन स्वराज अभियान का आगाज किया। बिहार में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए ये यात्रा अभी अभी तक जो है 6500 किलोमीटर चल चुका है और आगे भी अग्रसरित है। और इस दौरान यात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से होते हुए अभी पूर्णिया में चल रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज अभियान का जो है दल के रूप में गठन किया गया और इसमें बिहार की 1 लाख से अधिक जनता वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित रहे और जिसका आधिकारिक नाम जन स्वराज पार्टी है। इसका पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी। और ये जो था 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज अभियान का दल के रूप में जो है गठन किया गया। ठीक है, जिसमें जो 1 लाख जो है ऐसे जनता अधिक जो जुटी भी थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो है दलित समाज से आने वाले भारत के पूर्व जो है राजनयिक मनोज भारती यानी मधुबनी से उनको चयन किया गया है। तो इनके प्रथम अध्यक्ष के रूप में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मनोज भारती को चुना गया है। मनोज भारती कहाँ के हैं? तो मधुबनी से है मनोज भारती। इनको जो है चुना गया है मनोज भारती को। अगर हम बात करें जन स्वराज देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संविधान में राइट टू रिकॉल रखा है। यानी ये देश की ऐसी पार्टी है जिसने अपने संविधान में क्या रखा है? राइट टू रिकॉल रखा है, जिसके तहत अगर चुनाव जीतने के बाद सदस्य भ्रष्टाचार करता है तो उसे वापस बुला लिया जाएगा। दल के उम्मीदवार का चयन जो है अमेरिकन सिस्टम के तहत जनता द्वारा सीधे किया जाएगा। यानी दल के उम्मीदवार का जो चयन है अमेरिकन सिस्टम के तहत जनता के द्वारा ही सीधे किया जाएगा। प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो सासाराम के जो है कोनरा गांव के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर और पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और इस दौरान ये जो है कैवेंडिश छात्रावास में भी रहते थे। आगे चलकर यूएन के लिए पब्लिक हेल्थ पर जो है करीब 10 वर्षों तक काम किया है और वर्ष 2012 में गुजरात की विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं और यहीं से उन्होंने चुनाव प्रबंध कार्य की शुरुआत भी की थी। पहले 2012 में जो है सीएजी संस्था बनाया, फिर 2015 में आईपीएससी बनाया और जिसका निर्माण चुनाव प्रबंधन के लिए किया गया। यानी इन्होंने पहले सीएजी संस्था बनाया, फिर 2015 में आईपीएससी बनाया और जिसका निर्माण जो है चुनाव प्रबंधन के लिए किया गया। फिर इसके बाद कई राजनीतिक दल के सलाहकार भी रहे हैं, टीएमसी के भी रहे हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के रहे। 2015 में महागठबंधन जिसके जेडीयू आरजेडी के भी रहे थे और 2017 में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के लिए भी रहे और 2018 में जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जेडीयू के लिए और वाईएसआरसीपी के जगमोहन रेड्डी के लिए भी रहे और पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी रहे और दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप के लिए भी रहे और पंजाब में शिवसेना के लिए जो है 2020 में और 2021 में बंगाल के टीएमसी और डीएम के लिए भी रहे हैं और तमिलनाडु में जो है डीएम के लिए भी रहे हैं और टीएमसी बंगाल में रहे हैं। यानी जो है कई पार्टियों को इन्होंने जो है मतलब राजनीतिक दल के सलाहकार भी रहे चुनाव जिताने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग द्वारा तो देखिए बिहार पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग द्वारा हाल ही में जो है लिए गए निर्णय की बात हो रही है। तो इसका सोर्स है बिहार कैबिनेट मीटिंग। ठीक है, तो आइए जानते हैं। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यानी वन्य प्राणी के हमले में जो मारे जाने वाले लोग हैं उनको जो है 10 लाख रुपए का जो है मुआवजा दिया जाएगा और गंभीर चोट आने पर 1.44 लाख रुपए तक, हल्की चोट पर 24,000 रुपए का जो है मुआवजा दिया जाएगा। ये जो है बिहार पर्यावरण वन जलवायु विभाग द्वारा हाल ही में कुछ निर्णय लिए गए हैं बिहार कैबिनेट मीटिंग में। पशु द्वारा जो है फसल क्षति पर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा और अब घोर परास द्वारा फसल क्षति पर भी मुआवजा दिया जाएगा। घोर परास जो होता है जंगली सुअर को मारने के समय सीमा में 5 साल की वृद्धि की गई है और मुखिया ग्राम सभा में 50 घोर परास तक मारने के फैसला भी ले सकती है। आइए समझते हैं गुड़ जो है प्रोत्साहन नीति के बारे में। ये जो है आईपीआरडी जो है बिहार से डाटा लिया गया है। 1 अक्टूबर 2024 को गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया है। इसकी विशेषता क्या है तो आइए जानते हैं। तो देखिए राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में कितने? तो 38 जिलों में जो है गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और उद्यमियों की योजना का लाभ देने के लिए जो है केन केयर सॉफ्टवेयर जो है विकसित किया गया।
चीनी मिलों के हित को ध्यान में रखते हुए जो 50 किलोमीटर की दूरी पर ही गुड़ उद्योग लगाने का अनुमति दिया जाएगा और इसमें 50% तक का अनुदान का भी प्रावधान है। और 5 एकड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10% का अनुदान जो है दिया जाएगा। आइए जानते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग परफॉर्मेंस के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में। यानी NIRF 2024 में बिहार का प्रदर्शन क्या रहा है। इसका जो सोर्स है शिक्षा मंत्रालय है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बिहार के शिक्षा संस्था का प्रदर्शन। तो देखिए ओवरऑल में अगर हम देखें तो IIT पटना का जो है मिला है 73 रैंक और एम्स पटना का मिला है 99 रैंक, ठीक है। और अगर इंजीनियर में देखें तो IIT पटना का मिला है 34 स्थान और NIT पटना को मिला है 55, ठीक है। अब ये NIT पटना जो है बिहटा में होने वाला है। अगर प्रबंधन की बात करें तो IIM बोधगया को मिला है 33 रैंक और फार्मेसी में मिला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर में है, जो इसे मिला है 33 स्थान मिला है, 33। आर्किटेक्चर और प्लानिंग में अगर हम बात करें तो NIT पटना को मिला है 27 रैंक मिला है। और लॉ में अगर हम बात करें तो चाणक्य नेशनल लॉ है यूनिवर्सिटी जो पटना में है, चाणक्य नेशनल लॉ, इसको मिला है 31 स्थान मिला है। मेडिकल की अगर हम बात करें तो एम्स पटना को मिला है 26 स्थान। और एग्रीकल्चर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर में है, इसको मिला है 36 स्थान मिला है। अब आइए हम समझ लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर के बारे में, ठीक है। इसका सोर्स है नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिशियल, इसका साइट है, ठीक है। तो मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व जो है राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का जो है प्रस्ताव रखा था। तो भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था का भी दर्जा दिया गया और इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में जो है बुनियादी ढांचे का भी निर्माण किया गया। वास्तुकार जो है पद्म विभूषण दिवंगत बीबी जोशी ने प्राचीन नालंदा के वस्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के जो है अनुकूल वास्तुकला के डिजाइन किया, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाले सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया। यह एक जो है बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैले जल निकायों में फैला है, जो वास्तव में सीखने का जो है क्या है निवास है। अगर हम बात करें पूरा विश्वविद्यालय 455 एकड़ में फैला, पूरा जो विश्वविद्यालय है वो 455 एकड़ में फैला है। और नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिषद का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिषद का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन किया है। इस विश्वविद्यालय के जो है विजिटर भारत के राष्ट्रपति रहे। इस विश्वविद्यालय के विजिटर कौन रहे? तो भारत के राष्ट्रपति उद्घाटन किए नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? 19 जून 2024 को। कुलाधिपति कौन है? तो याद रखना कि प्रोफेसर अरविंद पंगरिया इसके कुलाधिपति हैं और अंतरिम कुलपति जो है प्रोफेसर अभय कुमार सिंह है। अब आइए समझ लेते हैं मुख्यमंत्री जो है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के बारे में। ये भी IPRD बिहार जो है सोर्स है। तो देखिए लोक सेवा आयोग या रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित PT परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की इस योजना के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। और प्रतियोगिता परीक्षा का नाम क्या है? तो सबसे पहले देखिए सिविल सेवा की अगर परीक्षा की हम बात करते हैं, सिविल सेवा परीक्षा की, तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली यानी UPSC में अगर आप क्वालिफाई करते हैं PT तो 1 लाख रुपए मिलेगा। और भारतीय अभियंत्रण सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा में जो UPSC करवाती है कर्नक, उसमें जो है 75,000 मिलता है। और CDS या CBI या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, उसमें अगर आप पास करते हैं तो 50,000 मिलेगा। संघ लोक सेवा आयोग जो UPSC करवाती है, ठीक है। तो 50,000 मिलता है, ठीक है। और NDA एवं नौसैनिक अकादमी और प्रथम चरण लिखित परीक्षा में जो है उपयोग उसको मिलता है 50,000 रुपया मिलता है। फिर कुछ और है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो देखिए बिहार लोक सेवा यानी BPSC हो गया, ठीक है। उसमें जो है अगर आप PT क्वालिफाई करते हैं तो 50,000 मिलता है। और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा को भी पास करते हैं तो 50,000 मिलता है, ठीक है। RBI ग्रेड B अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा या SBI अनुसूचित व्यावसायिक बैंक प्रोबेटरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा या LIC में सहायक जो है प्रशासनिक परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा अगर उत्तीर्ण करते हैं तो आपको मिलता है 30,000 रुपये मिलता है। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा अगर पास करते हैं यानी जो केंद्रीय SSC चयन आयोग के द्वारा जो है
मतलब एसएससी के भी अगर एग्जाम पास करते हैं तो आपको 30,000 रुपया जो है प्रारंभिक परीक्षा में मिलती है। और विभिन्न रेलवे बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा, तकनीक और स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पर मिलता है 30,000 रुपया मिलता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं स्मार्ट जो है प्रीपेड मीटर के बारे में। ठीक है, ये जो है हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। तो देखिए, चर्चा में रहा स्मार्ट प्रीपेड मीटर ऊर्जा विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी घरों में निःशुल्क लगाया जा रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। भले ही निःशुल्क लगाया जा रहा है लेकिन बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार है। अब देखिए, समझते हैं सबसे पहले कि ऑनलाइन रिचार्ज करने पर जो है 3% की विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, इतना आपको चार्ज लिया जाएगा कि आप करवा ही नहीं सकते। यदि उपभोक्ता के खाते में जो है 2,000 रुपये से अधिक राशि लगातार रहता है तो यह ब्याज मिलता है। खाते में अगर बात करें तो खाते में 3 महीने तक रहने पर बैंक दर से ब्याज दिया जाएगा, और 3 से 6 महीने तक रहने पर जो बैंक दर से 0.25% दर की ब्याज दिया जाएगा। 6 माह से अधिक समय तक रखने पर जो है बैंक दर पर 0.50% की दर का ब्याज दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर और सामान्य मीटर की दर एक जैसी होती है। अनुदान आधारित सूर्य घर बिजली मुक्ति योजना में स्मार्ट मीटर नेट जो है मीटरिंग का काम करता है। घर बैठे सुविधा ऐप से सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है और इस ऐप पर दैनिक खपत की सही जानकारी मिलती है। राशि शून्य होने पर उपभोक्ता को जो है एसएमएस कॉल के लिए जो है जानकारी दी जाती है। तो आज हमारा जो है कंप्लीट होता है सेकेंड क्लास। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया। जय हिंद। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।